हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। एंड ये हमारा फुल मॉक टेस्ट रिवीजन सीरीज 4 है। टेस्ट सीरीज 4 है। ओके। सो अभी तक हमने 3 ऑलरेडी रिवीजन का कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा करके आप मेरे टेलीग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता है, बैंकिंग कॉन्कर है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो जाके मिल जाएगा वो। सो मेरा बेसिकली आप लोग को ये बताने का है कि अगर आपने मेरे सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हुए हैं विथ ये रिवीजन मॉक टेस्ट, तो एंड विद द टेलीग्राम चैनल, तो आपने समझ लीजिए कि 25 से 30 नंबर तो आप आराम से सिर्फ इतना करके ला सकते हो, क्योंकि मैंने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करवाया है। ठीक है, एंड हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश की है जो कि इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस सोसाइटी के लिए। ओके, बेस्ड ऑन प्रीवियस ये सारे मॉक टेस्ट हमारे जितने भी रिवीजन सीरीज के हैं 1 2 3 4। ओके, ये सब जो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स से रिलेटेड ही सारे मॉक टेस्ट हैं। और इसके बाद शायद एक मॉक टेस्ट कल हो सकता है कि मैं और लेकर आऊँ, 5 रिवीजन सीरीज मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो टोटल 125 अराउंड मैंने डेली हमारा जो है 100 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके, अगर आप देखोगे तो ये हमारा पूरा मॉक टेस्ट है। और टोटल कल का मॉक टेस्ट जो हमने कंडक्ट करा टेलीग्राम चैनल पे, ये 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये इतने लोगों ने हमारा जो है कल के जो है रोहित हैं, अभी हैं एंड वैभव पाटिल, ये तीनों ने टॉप किया था मॉक टेस्ट में। टोटल 101 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन माई डैशबोर्ड, आपका पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड दिख जाएगा। टोटल कितने पार्टिसिपेंट अभी तक हैं, आपका क्या रैंक है, जिस दिन मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था उसमें क्या रैंक है। और इस हिसाब से आपका सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस दिखाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी है, पकड़ है, किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कमजोर है, कौन से सब्जेक्ट में आपको स्टिल इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, कितना आपका परसेंटेज करेक्ट किया है आपने उस क्वेश्चन को। तो इससे आप उस टॉपिक पे फोकस कर सकते हो। हर मॉक टेस्ट के बाद एक कंप्लीट लीडर बोर्ड आता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट दिखाएगा कि जितने लोगों ने मॉक टेस्ट पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ये हमारा रिवीजन का 100 है। अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये इतने सारे स्टार्टिंग से आपने फॉलो किए होंगे मेरे मॉक टेस्ट को, ओके, यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे प्लस टेलीग्राम पे जितने मॉक टेस्ट करो, अगर आपने कंप्लीट अच्छे से किया होगा, उसका रिवीजन किया होगा, तो याद रखना कि 25 से 30 नंबर तो आप सिर्फ यही टॉपिक अगर करके जाओगे तो भी आ जाएगा। ओके, इतनी तो मैं गारंटी आप लोग को देता हूँ। ओके, सो आपकी तैयारी जो सी भी हो, रिवाइज करते रहना। जो भी मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के टाइम पे आप लोग अगर रिवाइज करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, सो ये हमारा जो फोर्थ में मॉक टेस्ट सीरीज है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। इस मॉक टेस्ट को रिप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पॉज करना है और बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देन आप देख सकते हो कि हमारा जो है आंसर हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि डीबीएमएस का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। कोई डीबीएमएस है, ये एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है। ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी है, इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। ये एक्चुअली हमारा एग्रीगेट फंक्शन का क्वेरी है। एग्रीगेट फंक्शन आप लोगों को पता होगा ना, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, ये सब एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि सेलेक्ट करना है सम को। सम किसका करना है, सैलरी का। तो इसका हमको सेलेक्ट करना है, तो हमारा आउटपुट में सैलरी आएगी। ठीक है, क्या आना चाहिए, और कंडीशन क्या लगा है, जहां पे सैलरी 55 से बड़ा हो। तो 55 से बड़ा कौन कौन सा होगा, ये नहीं होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। 55 से बड़ा भी हो बराबर भी हो तो अच्छा ये इंक्लूड होगा। ठीक है, ये इंक्लूड होगा, ये वाला हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो दोनों का सम निकाला है। ठीक है, सम निकाला तो कितना होगा, 111 120 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा, 10, हाँ 120 आएगा, राइट। तो 120 आ जाएगा। ठीक है, सो 120 आ गया, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 120 इज द राइट आंसर। ओके, देन हमारा पाइथन का कोड है, स्लाइसिंग का है। ठीक है, स्लाइसिंग आप लोगों को पता है स्लाइसिंग होती क्या है। स्लाइसिंग जो है आप लोगों को क्या करता है, स्लाइसिंग जो पाइथन में ना एक तरह का, आपको बोलो कि कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है, या लिस्ट दिया हुआ है, टपल दिया हुआ है। ठीक है, इन सब का ना छोटा सा पार्ट, स्लाइस का मतलब क्या होता है, छोटा सा पार्ट, राइट। किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट मतलब स्लाइस होता है। ठीक है, अब स्लाइसिंग विंडो, स्लाइसिंग का जो है पाइथन में क्या काम है, स्लाइसिंग का है कि जो भी स्ट्रिंग है उसका छोटा सा पार्ट निकालना है। तो आप कैसे करोगे, तो स्लाइसिंग का जो एक्चुअली में जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आप लोगों को समझ में से कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से होता है। ठीक है,
ये तो स्टार्ट वाला जो वैल्यू होता है ना, इंक्लूसिव होता है इसमें। इंक्लूसिव का मतलब है कि जहां से भी स्टार्ट होगा उसको इंक्लूड करेंगे, और ये एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इसको जो है हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से एंड होगा। अगर मान लो कि यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, बताऊंगा अभी। अगर मान लो सिर्फ लिखा है एंड लिखा है, ठीक है, एंड लिखा है तो मतलब स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, बट एंड यहीं पे होगा। अगर यहाँ लिखा है स्टार्ट लिखा है और एंड कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब स्टार्ट तो यहां से होगा, एंड एकदम लास्ट तक जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट हमेशा जीरो से होगा और एंड तक जाएगा यहाँ तक, और स्टार्ट जो है यहाँ से होगा और एंड तक जाएगा जहां तक सीक्वेंस कंप्लीट होना है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 2 5 है, मतलब कि जो हमारा 2 है वो इंक्लूसिव रहेगा। ये स्टार्ट है, एंड कहाँ तक जाएगा हमारा, यहाँ तक 5 तक। तो 5 जो है एक्सक्लूसिव है, तो मतलब जो 5 पे आएगा वैल्यू वो नहीं होगा। ये क्या डिफाइन करता है, ये हमारा इंडेक्स डिफाइन करता है, ठीक है। इंडेक्स डिफाइन कर रहा है ये 2 और 5, ठीक है। तो अब हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास है 10 20 30 40 50 60। अब अगर देखोगे स्ट्रिंग में तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला था देखो 2 और 5 के बीच में हमें क्या करना है, स्लाइस निकालना है, ठीक है। तो 2 इंक्लूसिव होगा तो होगा 30 40 50, बट ये 60 नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होता है इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो है बी होगा। आपको आंसर पता है, बट कैसे निकालना था ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है। ये जैसे कोई पाइथन है, ठीक है, पाइथन है, इसका लेंथ 7 है, ठीक है। अब इसकी स्लाइसिंग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये इंडेक्सिंग करके हम लोग जो है निकाल सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। कैसे कैसे पूरा रिवर्स किया हुआ है पूरा फुल स्ट्रिंग का, ठीक है। ये कैसे कैसे काम करता है ये दिया है मैंने, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है। एंड देन साइबर अटैक। साइबर अटैक से क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द इविल ट्विन अटैक, ठीक है। इविल ट्विन अटैक का क्या मतलब हुआ, देखो। इसका एक बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कहीं हम गए हुए हैं, मान लो रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। रेलवे पे गए, रेलवे पे क्या होता है, फ्री वाईफाई लगी होती है। फ्री वाईफाई का नाम मान लो कि रेलवे.com ऐसा कुछ करके आ रहा है, वाईफाई का नाम आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, अपना हॉटस्पॉट ओपन किया, मैंने एक डिवाइस ओपन की, उसमें उसका उसका भी नाम मैंने लिख दिया रेलवे.com, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है अगर यूजर आया, कोई नया यूजर आया रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ, ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया, देखा रेलवे.com पे गया, उसको लगेगा लेजिटिमेट वाईफाई है, वो कनेक्ट कर लेगा। जैसे ही कनेक्ट कर लेगा मतलब कि आपका डेटा हमारे पास पहुंच गया। अब मैं उस ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करूंगा, कैसे इसको अटैक करना है, कैसे उसका चीजों को लेना है, कैसे उसको मॉडिफाई करना है ट्रैफिक को, और सारी चीजों का जो है कैसे उस यूजर को धोखा देना है, वो सारा काम मैं कर सकता हूँ, राइट। कि आप मेरे वाईफाई से कनेक्टेड हो, मतलब आपका डेटा मेरे पास आ रहा है, आप पूरा जो पैकेट सेंड कर रहे हो, जो किसी से बात कर रहे हो, वो सब कुछ मेरे थ्रू होके जा रहा है, राइट। तो वो चीजें मैं कर सकता हूँ। तो ये यही इसका मतलब होता है टिविल इविल ट्विन अटैक का मतलब कि आपको एक लेजिटिमेट नेटवर्क दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक नेटवर्क दिखेगा जिससे वो लगेगा लेजिटिमेट है, बट एक्चुअली वो लेजिटिमेट नहीं है, वो नेटवर्क आपको सिर्फ धोखा देने के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो इसका क्या है, एन अटैकर क्रिएट अ फेक वाईफाई एक्सेस पॉइंट टू इंटीमेट द लेजिटिमेटी। देखो आप एयरपोर्ट पे जाओ, सब जगह बहुत जगह ऐसे रहता है इशू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, ठीक है। अब देखो लाइनक्स कमांड की बात करते हैं। लाइनक्स कमांड में, ठीक है, लाइनक्स कमांड में वी कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट लाइन ऑफ द सेल स्क्रिप्ट, ठीक है। इसका कह रहे हैं कि हैश एक्सक्लेमेटरी बिन एंड बस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो दोनों है ना, ये क्या है, एक तरह का स्पेशल करेक्टर है, इंटरप्रेटेटर जिसको बोलते हैं। ये ओएस को बोलता है, क्या बोलता है कि आप जो है प्रोग्राम को इंटरप्रेट करिए, ठीक है। ओएस को बोलता है प्रोग्राम को इंटरप्रेट करिए, ठीक है, और करने के बाद इस लोकेशन पे जाइए और वहां पे जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। तो ये तो इंटरप्रेटर की बात करता है ओएस, और ये क्या करता है, लोकेशन बताता है किस लोकेशन पे आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इसका हमारा जो है अगर देखोगे तो क्रिएट न्यू बस नहीं क्रिएट करता है, इट चेंजेस द करंट यूजर पासवर्ड ये नहीं करता है, इट स्पेसिफाई द बिन एज इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट। ये इसका कैरेक्टर यही है, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है इस लोकेशन पे इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए स्क्रिप्ट को, ठीक है। ये कुछ कमांड्स हैं, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, ये सारा चीज मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। क्योंकि इस तरह के कमांड्स जो है आते हैं हमारे टेलीग्राम उस पे, क्या नाम है,
IBPS SOIT में। और आप लोग को अगर ये सारे कमांड्स तैयार हैं, देन दैट मीन्स कि आपने अच्छा तैयारी कर रखी है और आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से चीजों को कर लोगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो कि एसटीवी फ्लड अटैक। ठीक है। ये एसटीवी फ्लड अटैक क्या है? ये एक तरह का, देखो फ्लड का मतलब क्या हो? फ्लड का मतलब बाढ़ आना, राइट? बाढ़ से अटैक कर देना। तो एसटीटीपी क्या होती है? एक तरह का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? तो ये तरह का, एक तरह का क्या है, एक रिक्वेस्ट ही तो डालते हैं। अगर हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट डाला, किसी सर्वर पे गया, तो क्या होता है, वहां से रिस्पॉन्स आता है। तो ये रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो रिक्वेस्ट की ही बाढ़ करेंगे ना। फ्लड करेंगे किस चीज का? फ्लड जो है रिक्वेस्ट का ही करेंगे। रिक्वेस्ट कौन सा होगा? एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनका मेन मोटिव होता है कि आप जो है सर्वर को ओवरवेल्म कर दो एचटीटीपी रिक्वेस्ट से, जिससे सर्वर अनरिस्पॉन्सिव हो जाए। अगर कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट भी जा रहा है सर्वर पे, तो वो भी रिस्पॉन्स ना करे। ठीक है। मेन काम इनका यही है। ठीक है। तो इसके क्या, अटैकर सेंड लॉजिकली क्राफ्टेड डीएनएस, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अटैकर सेंड लार्ज नंबर ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑन अ वेब सर्वर इन अटेम्प्ट टू एग्जॉस्ट इट्स रिसोर्सेज। ये इनका करेक्ट आंसर है कि इनका मेन काम यही है, इस रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर दो, उसको कोई भी इतना ज्यादा फ्लड कर दो कि रिसोर्सेस जो है बचे ही ना, लेजिटिमेट रिसोर्स को भी प्रोसेस करने के पास उसके पास मेमोरी ना बचे, सारा चीज एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है। अटैकर इस मॉडिफाई, ये नहीं है। अटैकर रिप्लेस द सर्वर टीएसएल, नहीं है। अटैकर मॉडिफाई द एआरपी रिक्वेस्ट, ये कुछ नहीं करते हैं। ये मेन है इनका यही काम। ठीक है। ये पूरा किस तरह से एचटीटीपी फ्लड क्या होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग क्या करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन, सीआरपीएफ, क्लास साइड स्क्रिप्टिंग, क्लोजरी और क्लास साइड स्क्रिप्टिंग, एचटीटीपी पैरामीटर, ब्रूट फोर्स, कंस्ट्रक्शन हाइजैकिंग क्या होती है, ये सारे का डिटेल्स है। क्योंकि मैंने जब कोई क्वेश्चन के बाद जब मैं कोई पीडीएफ इस तरह का इमेज शेयर करता हूँ ना, तो दोस्तों आप लोग इस इमेज को बहुत डिटेल से पढ़ना, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। और कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीजें अटैच करता हूँ। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा वेयर हाउसिंग से। ठीक है। डाटा वेयर हाउस में कह रहे हैं कि सेल्स डेटा स्टोर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दी सिटी स्टेट एंड कंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि सिटी स्टेट कंट्री के एनालिस्ट मूव द सिटी लेवल सेल्स टू स्टेट लेवल। मतलब कि सिटी मतलब छोटा होगा, स्टेट पे जाएगा तो और बड़ा होगा, कंट्री पे जाएगा तो मतलब देखो इस तरह का सिटी होगा, ये सिटी होगा। ठीक है। सिटी के बाद क्या आएगा? स्टेट आएगा। स्टेट के बाद आएगा कंट्री आएगा। ठीक है। सिटी ये होगा, सिटी जो स्टेट के अंदर होगा, स्टेट जो है किसी कंट्री के अंदर होगा। तो कहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब कि किसी छोटे शहर से बड़े शहर में, मतलब बड़ी चीजों पे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि, क्या कर रहे हैं बताओ? रोल अप कर रहे हैं, मतलब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट? न कि नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो मतलब हम लोग जो है छोटी इन्फॉर्मेशन से बड़ी इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग को अगर स्टेट, अगर किसी सिटी का इन्फॉर्मेशन पता लग गया, तो हम चाह रहे हैं कि उस स्टेट का कितना इन्फॉर्मेशन है, तो अप की तरफ, फिर कंट्री का कितना इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। ये एक तरह का ना OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है, एक डाटा वेयर हाउसिंग का एक टूल है। इसके थ्रू हम लोग जो है पूरा प्रोसेस करते हैं कि हमारा कौन सा डेटा कहाँ पे कितना सेल हुआ, विद द हेल्प ऑफ इस टूल के थ्रू। ये क्या एक तरह का क्या है कि एक तरह का कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या है, स्लाइस है, रोल अप है, रोल ड्रिल डाउन है, डाइस एंड पाइवट है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो स्लाइस का मतलब हुआ कि एक सिंपल सा, क्या बोलते हैं कि एक स्लाइस का मतलब, अभी बताया ना, स्लाइस का मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन छोटा सा पार्ट। तो अभी पूरे कंट्री में मैं बोलूं कि लैपटॉप का सेल कितना हुआ, तो लैपटॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ इसी को रोल अप की बात करते हैं, मतलब कि आप जो है कंट्री में, सिटी में कितना हुआ, सिटी के बाद जो है हमारे स्टेट में कितना हुआ, स्टेट के बाद जो है कंट्री में कितना हुआ, तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रोल डाउन के बाद कंट्री में हुआ, मतलब डिटेल्स में घुसते चले जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेट में कितना हुआ, स्टेट के बाद सिटी में कितना हुआ। ठीक है। इस तरह का डाइस का मतलब होता है कि आपको, डाइस का तो गाइस मतलब होता है मल्टीपल डायमेंशन में आपको डेटा चेंज करना है, मतलब कि मल्टीपल डायमेंशन में आपको अगर मान लो सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटा की, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा डाइस के मल्टीपल डायमेंशन में सेल्स कैसी हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि इस क्वार्टर में, ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर वन में लैपटॉप की सेल कितनी हुई है। ठीक है। कौन से रीजन में हुआ है, कौन से स्टेट में हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो उस ये देखो मल्टीपल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या है कि ये डाइस के थ्रू हम लोग ये चीज डेटा वेरीफाई करते हैं। पाइवट क्या होती है?
पाइवट का अर्थ है कि आपका जो व्यू होता है ना उसको चेंज करना है। आप क्वार्टर ये सारी देख रहे हो, मैं इस चीज को चेंज कर लूं कि लैपटॉप का सेल जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कितना हो रहा है, तो उसका जो व्यू है ना उसको पलट देना, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पाइवट। ओके, ये पूरा डिटेल्स है। आप इस चीज को ना पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है। मेनली आपको अगर मतलब समझ में आ गया तो आप अच्छे से कर लोगे इस चीज को, ठीक है। देन एसक्यूएल क्वेरी है, लाइक ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है। अब आपको लाइक ऑपरेटर दो चीजें होती हैं, जैसे कि लाइक ऑपरेटर क्या करता है, एक तरह का पैटर्न सर्च करता है, ठीक है। किसी भी एसक्यूएल क्वेरी में तो कह रहे हैं कि नेम सेलेक्ट करना है हमें, आउटपुट में क्या आएगा, नेम आएगा, ठीक है। नेम आएगा कितना, एम्प्लॉय टेबल से, वेयर द लाइक इज ए। देखो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, पैटर्न चेंज करता है। नेम जो है अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, लाइक ए परसेंटाइल, इसका मतलब ये हुआ कि नेम जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट जितने लोगों का नाम उस टेबल, एम्प्लॉय टेबल में ए से स्टार्ट होगा उसमें वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं परसेंटाइल ए लिखता है, इसका मतलब कि जितने लोगों का एम्प्लॉय का नाम जो है इंड ए से हो रहा है उसका डेट यहाँ पे आ जाता। अगर मैं बात करूं, ऐसे लिख दूं ए बी सी परसेंटाइल, तो जितने लोग का नाम सिर्फ ए बी सी हो वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर का यही है, ये क्या कर रहे हैं कि ओनली नेम कंटेनिंग ए नहीं, नेम इंडिंग विथ ए नहीं, ये क्योंकि बाद में लगाना है, इसका मतलब जो पहले ही स्टार्ट होगा, ठीक है, नेम बिगिनिंग एट द ए फॉलोड बाय जीरो एंड मोर कैरेक्टर, हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब स्ट्रिंग की बात करते हैं। देखो हमें स्ट्रिंग जरूरत क्यों पड़ती है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे क्वेश्चन लाने का आपको ये मतलब नहीं था कि स्ट्रिंग से क्वेश्चन आएगा कुछ आएगा इस तरह से, ठीक है। अभी आप सोचो कि मैं बोलूं कि यहाँ पे लिखा है एस बी आई डॉट इन, सॉरी, एस बी आई डॉट इन, ये एस बी आई के मान लो कि एक वेबसाइट है, ठीक है, एस बी आई की वेबसाइट है, ये जेन्युइन वेबसाइट है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जितने भी चीजें लिखी हुई है ना, इन सबका एक मतलब, एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये अगर इंडेक्सिंग की बात करें, ये जीरो पे आएगा, ये वन पे आएगा, ये टू पे आएगा, ये थ्री पे आएगा, ये फोर पे आएगा, फाइव पे, इनके सीक्वेंस चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी के पर्पज से हमेशा ये सीक्वेंस में ही रहे, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि बी एस आई डॉट इन इस तरह का दूं, अगर मैं मान लो कि कुछ भी लिखूं ए बी सी डॉट बी एस आई डॉट इन, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर इस तरह का, अगर आपने अच्छे से वेरीफाई नहीं किया, इसका सीक्वेंस चेंज हुआ मतलब कि ये किसी और चीजों पे लेकर रीडायरेक्ट करेगा। कभी कभी होता है ना कि ऐसा लगता है कि ईमेल आईडी जेन्युइन है, बट एक छोटी सी माइनर सी वैल्यू उसमें चेंज होती है और आपका पूरा जो है डेटा हैक हो सकता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रिंग का यही है कि आपका सीक्वेंस फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपका जो है डेटा जो है एक इशू क्रिएट कर देगा यार आपको, जो है अगर आप इस तरह के, अगर इस तरह का है इस पे क्लिक कर दिया तो आपको नए चीजों पे ले लगेगा, आपको एसबीआई में आप आईडी पासवर्ड डालोगे आपका सेशन खत्म, आप गए। अगर इस तरह का है फिर उसमें लॉगिन आ गया, यहाँ पे लॉगिन आ गया, यहाँ पे कुछ डाला ए बी सी एंड एक दो तीन चार करके पासवर्ड डाला, तो ये तो इनके डेटा में स्टोर होगा, इनके डेटा में, और ये आपको मिल जाएगा, मतलब एसबीआई में, एसबीआई का डेटा आपको मिल जाएगा, फिर वो आपके एक्चुअल वेबसाइट में लॉगिन करके आपका पैसा सब गायब कर देंगे। सो बेटर है कि जब भी कोई चीज इस तरह का है, आप हमेशा क्रॉस वेरीफाई करो, कोई ईमेल कोई वैल्यू क्लिक करने से पहले, स्पैम वगैरह आ रहा है, आपके मेल्स आ रहे हैं, लगेगा जेन्युइन है, बट क्लिक करने से पहले अच्छे से पढ़ लो, देख लो, जांच लो, फिर उसके बाद उस चीज पे क्लिक करो, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या कह रहा है, ए कलेक्शन ऑफ इन विच एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप, ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी नहीं, डिफरेंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ए नंबर, ए न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर यूज्ड टू प्राइमरी फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। एन ऑर्डर सीक्वेंस, मैंने बोला स्ट्रिंग एक तरह का एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है ऑफ द करेक्टर दैट कैन रिप्रेजेंट टेक्सुअल डेटा, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, वेपनाइजेशन की, ठीक है। अब वेपनाइजेशन होती क्या है, आपको चीज समझनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो साइबर किल चेन क्या है, एक तरह का चेन है, एक तरह का, आप बता सकता हूँ कि ये चेन है, उसमें एक टर्म आती है वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा। वेपनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी गए, आपको लड़ाई के लिए भेज दिया गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले टारगेट को डिसाइड करोगे, राइट। टारगेट को डिसाइड करोगे, फिर अपना वेपन सेट करोगे, राइट।
फिर जो है आप जो है फायर करोगे, राइट। फायर करने के बाद देखोगे कि हिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, हिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर वहां जाकर के अगर हिट हुआ तो मतलब वहां जाकर के आपने कब्जा कर लिया, ठीक है। वहां जाकर के आप गए और फिर वहां से कंट्रोल करना शुरू किया, ठीक है। हिट हो गया तो वहां पे गए आपने, अपना पूरा सेटअप किया, अपना टेंट टेंट वगैरह लगाया, देन कंट्रोल किया उस चीज को, एंड देन जो है कंट्रोल करने के बाद वहां से सर्विसेज स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है। ये पूरा वेपनाइजेशन का जो है ये साइबर किल चेन का पार्ट है, ठीक है। अब उसमें वेपनाइजेशन क्या करता है, वेपनाइजेशन का मतलब है कि वेपन को रेडी करना, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब साइबर सिक्योरिटी वेपनाइजेशन का साइबर सिक्योरिटी में मतलब यही होता है कि आप जो है पहले तो टारगेट डिसाइड करो कि कहाँ पे अटैक करना है। फिर वेपनाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो है पहले तो कोड डिसाइड करो, कौन सा कोड होगा, मलेसियस कोड होगा जिसके थ्रू आपको अटैक करना है, ठीक है। उसका मैसेज कोड होगा, पेलोड, कौन सा पेलोड हम लोग भेजने वाले हैं वो डिसाइड होगा, ठीक है। कौन सा मालवेयर इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। ये सारा चीज कम साथ है मालवेयर। वेपनाइजेशन का मतलब अटैक नहीं होता, ये होता है प्रिपेयर करना अपनी चीजों को अटैक करने के लिए, ठीक है। ये मतलब है। तो क्या स्टेब्लिश द कम्युनिकेशन, जो कंप्रोमाइज डेटा नहीं है, ये गलत है। डिलीवरी द मलेसियस, डिलीवरी नहीं करना, मलेसियस कोड का डिलीवरी तो हमारा फायर में आता है। वेपनाइजेशन का मतलब होता है कि उस मलेसियस कोड को बनाना, मतलब उसको तैयार करना, ठीक है, पेलोड को। क्रिएटिंग प्रिपेयरिंग अ मलेसियस पेलोड टू एक्सप्लॉइट द टारगेट वल्नरेबिलिटी, दैट्स करेक्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये पूरा है कि रीजन स्कीम टारगेट करना, वेब बन करना, इसको सेंड करना, एक्सप्लॉइट करना, इंस्टॉल करना, फिर कमांड एंड कंट्रोल एंड एक्शन ऑब्जेक्टिव क्या होती है, ठीक है। सारा चीज लिखा। उप्स कॉन्सेप्ट में देखो कंपोजिशंस क्या है, ठीक है। ये लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में, ठीक है। यानी 16 दिसंबर को पेपर हुआ था 2024 का, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया था कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। कंपोजिशन से पहले मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, ठीक है। एक होता है कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन होता है, दूसरा होता है एग्रीगेट, एग्रीगेशन, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। कंपोजिशन में जो है ना एक रिलेशन बताता है हैज ए का, ठीक है। हैज ए, ये भी एक हैज ए का रिलेशन बताता है, मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है। हैज ए का ये क्या है, इज ए का बताता है, ठीक है। ये इज ए का रिलेशन बताता है आपको। तो देखो, ये ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बताता है, मैं अभी बताऊंगा कि इसका क्या मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, वीक रिलेशन बताता है, ठीक है। और ये तो अपना अलग ही है, ठीक है। ये तो बताता है कि कोई चीज इनसाइड है कि नहीं है, ठीक है, कि कोई चीज है या नहीं है, ठीक है। ये चीज बताती है, देखो। तो ये इसकी तो बात हम अभी बाद में करेंगे, इन दोनों करते हैं, देखो। भी आपके पास हाउस है, ठीक है। हाउस है, ठीक है। इतना बड़ा आपका हाउस है, ठीक है। हाउस के अंदर क्या है हमारा, ये हमारा किचन है, ठीक है। ये हमारा बाथरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ठीक है। ये सारी चीजें। स्ट्रॉन्ग रिलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हाउस ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, हाउस ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो होगा क्या, तो मतलब किचन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। हैज ए रिलेशन है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। अगर इसकी बात करें कि कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट एक अलग चीजें हैं, कोई टीचर है, ठीक है। टीचर इस डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है, अगर डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं टीचर उसके साथ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टीचर तो कोई और डिपार्टमेंट में चला जाएगा, कुछ और पढ़ाना लगेगा, राइट, टीचर इज नॉट। तो ये चीजें जो है वीक रिलेशन को बताता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन हमेशा वीक रिलेशन बता रहा है, कंपोजिशन मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बता रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब इज ए के बात करते हैं, ठीक है। जिससे कि मैं बात करूँ, कोई क्लास बनाया मैंने व्हीकल का, ठीक है। व्हीकल का कोई क्लास बनाया, उसको इनहेरिट किया कार में, ठीक है। तो क्या बताता है, कार बोलेगा कार इज ए व्हीकल, ठीक है। तो इज ए रिलेशन बता रहा कार जो है व्हीकल का एक तरह का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि द चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज द पेरेंट। इंडिपेंडेंटली तो नहीं होता चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बात कर सकते हैं, ठीक है। बोथ द ऑब्जेक्ट नेसेसरी टू क्रिएट द
एक्चुअली सेम टाइम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द पेरेंट एंड चाइल्ड मस्ट बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस, ये गलत है। द कंटेंट ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, दैट्स करेक्ट। यही लाइफ टाइम हमेशा जो है स्ट्रांगली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। कंपोजिशन इज यूज्ड ओनली व्हेन इनहेरिटेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू क्लास, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, ओके। इसका ये चीजें पढ़ लेना, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है ये कैसे कैसे है, पूरा पाइथन का इसका कोड है, पाइथन के एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे कैसे इस तरह से पूरा रिलेशन है, कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक रिलेशन है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम है, उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ना, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में उसको तोड़ना, हर एक प्रॉब्लम को, छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्व करने का उसका सोल्यूशन जो है स्टोर करना और उसको दोबारा से फिर रीयूज करना जब भी रिक्वायर होता है, ठीक है। यही हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। बिग प्रॉब्लम, ठीक है, बिग प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करना है, फिर स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको रिजल्ट को स्टोर करना है और रीयूज करना है। अभी मुझे पता है कि 3 × 10 = 300 है, तो मैं बार बार थोड़ी कंप्यूट करूंगा यार। 300 रिजल्ट मैंने स्टोर कर दिया, जब भी वैल्यू आएगा मैं स्टोर सीधे इसको यूज करूंगा, राइट। यही तो है। तो इसी इसी चीज को ना मेमोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये क्या कह रहे हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कौन सा कम्बिनेशन प्रॉपर्टीज इज स्ट्रांगली इंडिकेट दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफेक्टिवली। आपने रिकर्जन का नाम सुना है? रिकर्जन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची सीरीज को वो करते हैं ना। रिकर्जन के थ्रू हम लोग फिबोनाची सीरीज को सॉल्व करते हैं, राइट। तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि फिबोनाची सीरीज में हम लोग क्या निकालते हैं, कि अगर मैं बात करूं कि 10 मॉड 10, ठीक है। 10 की बात करें, ठीक है, फिबोनाची सीरीज में तो क्या होगा कि ये क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7 ऐसे ऐसे करके 1 तक जाएगा, राइट। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको जब ये पता है कि अगर 10 है, इंटू 10 अलग हो गया, देन 9 हो गया, ठीक है। अभी हमें मॉड 9 का वैल्यू पता है, तो हम बार बार क्यों कैलकुलेट करेंगे यार, डायरेक्ट मॉड 9 का वैल्यू लिखो और इसके 10 से मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो इसी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है कि आप लोग जो है अच्छे से इस चीज को, बड़े प्रॉब्लम को तोड़ना है, सॉल्व करना है, छोटे एक एक प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन स्टोर करना है, उसको रीयूज करना है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस द सब प्रॉब्लम एंड कांस्टेंट टाइम डिसीजंस, ठीक है, ये नहीं है। रैंडमाइज द चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर्स, यही इसका करेक्टर है, क्योंकि हम लोग सब प्रॉब्लम्स को जो है ओवरलैप कर करके इसको सॉल्व करते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का निकालते हैं, ठीक है। ये इस तरह से डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसमें बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करना, छोटे छोटे प्रॉब्लम को स्टोर करना है, रीयूज करना जब भी रिक्वायर्ड हो, जैसे फिबोनाची सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देखो कि इस तरह से फिबोनाची सीरीज कैसे कर, विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 5 4 से या 3 होगा, 2 होगा, 4 को तोड़ेंगे 3 2 होगा, फिर 3 को तोड़ेंगे 2 1 में होगा, 2 को हो क्या होगा, 2 को तो मान लो कि 2 1 ही होगा, ठीक है, या 1 होगा यहाँ पे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ पे देखो, इस चीज को कर देखो और इस चीज को देखो, ये दो दो बार रीयूज हो रहा है, राइट। यहाँ पे 2 बार हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे थे। हम क्यों कैलकुलेट करें, जब हमें मॉड 3 की वैल्यू पता है तो हम कि नहीं, हम नहीं करेंगे, सीधे फिबोनाची सीरीज के थ्रू हम लोग क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग थ्रू उसको रीयूज कर लेंगे, ओके। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एक फायरवॉल रिसेंटली हमारे यहाँ अभी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, एक तरह का फायरवॉल है, मोस्टली जो है बहुत हाई सिक्योर डिवाइसेस में यूज होता है ये। जैसे कि आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, ठीक है, आपका स्टेटफुल स्टेटलेस, ये सारे फायरवॉल हैं, ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक फायरवॉल है। उसी प्रकार से हमारा जो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, उसमें सारी चीजें होती हैं। आपका पैकेट फिल्टर करता है, आपके फायर स्टेटलेस स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल के थ्रू ही करता है। लेकिन इसमें एक चीज होती है ना कि पैकेट का जो इंस्पेक्शन करता है ना, ये बहुत डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है, ऐसे कभी हेडर वगैरह चेक करके नहीं। पैकेट के अंदर क्या हो सकता है, मैलिशियस कोड हो, जैसे मालवेयर इंस्टॉल करके भेजा जा रहा हो, ठीक है, तो वो सब कुछ इंस्पेक्ट करता है। उसके साथ एक आईपीएस यानी एक आईडीएस भी लगा होता है। आईपीएस का मतलब है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या करता है, इंट्रूजन डिटेक्ट करता है और सेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है, एडमिन को सेंड करता है, ठीक है। ये करता है कि ये तो डिटेक्ट तो करेगा ही, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ये डिटेक्ट करेगा, उसको ब्लॉक भी कर देगा, कि ये सारी चीजें लगी होती हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। अब क्या कर रहे हैं देख लो, ए फायरवॉल रिस्ट्रिक्टेड टू
फिल्टरिंग द ट्रैफिक ओनली ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ऐसा कुछ नहीं, डेस्टिनेशन नहीं करता है, नहीं करता है ये, ठीक है। ए फायरवॉल दैट रिप्लेस ऑल द, ऐसा कुछ करता नहीं। ए फायरवॉल डिजाइन टू प्राइमरी फोकस कन्वर्टिंग ऑन आईपी, पब्लिक प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी, ये कौन करता है गाइस? ये नेट का काम है ना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। ए फायरवॉल कैपेबल एप्लीकेशन अवेयरनेस ट्रैफिक इंस्पेक्शन इन एडिशन टू ट्रैफिक फिल्टर, तो यही है, इसको अवेयरनेस है सारी चीज को, कौन सा ट्रैफिक क्या आ रहा है उसको इंस्पेक्शन करना है, उस बेसिस पे एक्शंस लेना, ठीक है। चेक आंसर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन एसक्यूएल का है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स, कोई टेबल है, डिपार्टमेंट है, जिसकी डिपार्टमेंट की प्राइमरी की, हमारा डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, एंड जो डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट नाम है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। कह रहे हैं कि दोनों टेबल्स क्या है, फॉरेन की है, डिपार्टमेंट आईडी, रेफरेंसिंग द डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल में ये हमारा फॉरेन की है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये रेफरेंस कर रहा है इस चीज को, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉरेन की कांस्टेंट, ठीक है। फॉरेन की कांस्टेंट का क्या प्राइमरी पर्पज, उससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं ये डिपार्टमेंट ये डिलीट कर दूं तो इस टेबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर मैं ये डिलीट करूं तो इस टेबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप फॉरेन की कांस्टेंट जो है ये आप आराम से बता सकते हो कि क्या होता है। देखो, अगर आप जो है इस तरह से इसको डिलीट करोगे डिपार्टमेंट का, तो ये नहीं डिलीट करने देगा आपको। रीजन आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ना 10 है ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी उस चीज को रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के थ्रू जो है हमारा बाइंड है, और ये हमारा मेंटेन करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो ये डिलीट करने नहीं देगा, आपको एरर देगा कि हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, और हमारा ये जो जिस चीज को आप डिलीट कर रहे हो ये हमारा किसी और टेबल को रेफरेंसिंग से कनेक्टेड है, तो वो डिलीट नहीं करने देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डिलीट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देते हैं, टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय हैज यूनिक डिपार्टमेंट, नहीं। प्रिवेंट डुप्लीकेट डिपार्टमेंट, नहीं। टू इंश्योर द रेफरेंस डिपार्टमेंट वैल्यू मेंटेन द रेफरेंशियल, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, ये हमारा सी की प्रोग्रामिंग है, सिंपल सिंपल कोड है, आपको छोटे छोटे कोड्स अगर समझ में आ रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हुए हैं, ठीक है। हमारा इंट मेन है, इसमें हमारा आई, एक्स की वैल्यू उन्होंने 5 दिया है, फिर एक्स दिया है, तो अभी भी एक्स की वैल्यू 5 कर दिया है, फिर एक्स प्लस प्लस दिया है एक्चुअली, ठीक है। तो पहले तो एक्स की वैल्यू 5 ही रही होगी, फिर जैसे जैसे हमने प्लस प्लस किया तो ये करके एक एक ऐड करेगा 5 में, तो ये हो जाएगा हमारा, एक ऐड करेगा तो ये हो जाएगा 6, अभी एक्स की वैल्यू 6 है। अब कह रहे हैं x+2, मतलब 6+2 करेंगे, ठीक है, उसका रिटर्न 0 हो जाएगा, रिटर्न कोड इन्होंने 0 दिया है, तो x+2+2 8 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा 8 है, ठीक है। अभी पोस्ट फिक्स जो है इनफिक्स, इसमें ना आप लोगों को जो है एक्सप्रेशंस जो दिए हैं ना, प्रेसिडेंस, जिसको प्रेसिडेंस बोलते हैं, कि किस प्रेसिडेंस में आपको ब्रेक करना है, अगर वो चीज आप समझ गए तो आप आराम से इस को क्वेश्चन कर लोगे। तो सबसे पहले ये ब्रेक होता है, फिर इस तरह से होता है, फिर ये होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो इस तरह से अगर आपके पास डेटा है, आपको प्रेसिडेंस है, पहले सबसे पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले क्या है, प्रेसिडेंस में हमारा आ रहा है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ए प्लस, देखो पोस्ट फिक्स है मतलब कि ये इस तरह से इधर अपना राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। A+B, ठीक है। तो AB हो जाएगा, प्लस जो है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा एक यूनिट हो गया, ठीक है। अब स्टार है, अब ये चीज सॉल्व होकर एक यूनिट हो गया, ठीक है। अब स्टार फिर इसके बाद ये तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CD-, ये एक यूनिट हो गया, ठीक है, प्लस ई। अब बताओ कौन टूटेगा, ब्रेक होगा। अब मैंने बताया इसका प्रेसिडेंट आता है स्टार का, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का, तो अब क्या होगा, AB+, ये इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, CD-, क्योंकि ये दोनों ना एक यूनिट है, फिर स्टार आ जाएगा, अब प्लस ई, तो ई इधर, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB+CD- स्टार ई प्लस, ठीक है। ये हमारा इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, AB+CD- स्टार ई प्लस, दस मीन्स करेक्ट आंसर इज ए, ओके। ये चीज प्रीफिक्स में होती तो सब कुछ चीजें लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैंने अभी बताया था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, बड़े प्रॉब्लम को तोड़ना है, छोटे प्रॉब्लम को, हर एक छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस रिजल्ट को स्टोर करना है, और जब भी उसका यूज हो, जब भी उसका जरूरत पड़े उसको रीयूज करना है। तो मेमोजाइज
मेमोराइजेशंस क्या होती हैं? ये हमारा एक डायनेमिक प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है। ये यही कॉन्सेप्ट बताता है कि ये इस रिजल्ट को स्टोर करता है सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, और यूज करता है जब भी सब प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होती है, दोबारा दोबारा उस चीज को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी है। ये पूरा कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, ये सारी चीजें लिखी। इसका पीडीएफ मैं अभी जस्ट अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, ये हमारा पाइथन का स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इंपोर्ट सिस्टम। अभी आप लोग सोचिए कि हमारा जो है इंपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट सिस्टम मतलब पाइथन में ये तरह इस तरह का कोई इंटरप्रेटर या लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से स्टोर होगा। ठीक है, ये इस तरह का कोई मॉड्यूल सिस्टम का नाम का स्टोर होगा जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन होंगे। ठीक है, उसके अंदर मान लो एक आर्गुमेंट नाम का फंक्शन डिफाइन है जिसको वन दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या आता है कि एक लिस्ट कंटेन करता है। ठीक है, तो अभी मैं अगर बात करूं इस चीज की, तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट इतना, अगर ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, अगर इस तरह से बात करें किस इस दैट आर्गुमेंट वन। ठीक है, आर्गुमेंट वन का क्या मतलब हुआ कि देखो, अगर इस तरह से अगर कोई लिस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है टेस्ट डॉट वन, तो हमारा जो है आर्गुमेंट वन में क्या रिजल्ट आएगा देखो। तो इस तरह से अगर तो आर्गुमेंट वन मतलब हमेशा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 1 2 से, तो हमारा पहला तो टेस्ट होगा 0 वाला, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। आर्गुमेंट वन का मतलब है कि ये वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बैंकिंग ही आएगा। ठीक है, जब ये जो है प्रिंट करेगा आर्गुमेंट वन। ठीक है, अब देखो लोड फैक्टर एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक हैश टेबल है जिसमें 80 स्टोर्ड की हैं और उसकी जो है 100 कैपेसिटी है। ठीक है, तो व्हाट इज द लोड फैक्टर? ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये कोई है, इसके 80% भरा हुआ है 100 में से, तो खाली कितना, 20% खाली है, तो लोड फैक्टर हमारा कितना हुआ? लोड फैक्टर हमारा 80% हुआ। कि इस तरह से लोड फैक्टर हमारा 80% मतलब भरा हुआ है, इतना लोडेड है हमारा डेटा बाल्टी, राइट। तो लोड फैक्टर इसी कोई टेबल होता है, हैश टेबल होता है। हैश टेबल में क्या आता है, हैशिंग का हमने बात किया था ना। हैश टेबल में कैसे डेटा भरते हैं, वन बाय वन करके, ठीक है, चैनिंग करते हैं। ठीक है, और भी उसके मेथड्स हैं कि हम लोग क्या कोलिजन अवॉइड करते हैं, टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो लोड फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, लोड फैक्टर्स जो हम निकालते हैं। ठीक है, तो लोड फैक्टर का फार्मूला यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ की हैं, कितने स्टोर्ड हैं, नंबर ऑफ स्टोर्ड की हैं। ठीक है, और उसकी साइज कितनी है, टोटल बकेट बकेट की साइज कितनी है। ठीक है, बकेट यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 100 है, ये क्या आएगा 0.8 आएगा, या इसको परसेंटेज करें 80%। तो 80% मतलब डेटा हमारा फील्ड है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने लोड फैक्टर पूछा है। ठीक है, इन्होंने वो तो नहीं पूछा कि क्या है, कितना परसेंटेज जो है डेटा फील्ड है, कितना नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ये। ठीक है, दो आंसर है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज को। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, देखो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता क्या है। टेस्टिंग के कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप लोग पढ़ लेना। एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग, ये चीजें आप लोग पढ़ लेना। फंक्शनल मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है रिग्रेशन टेस्टिंग, जो इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है। एक होता है यूनिट टेस्टिंग। एक होता है एसआईटी, सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। ठीक है, एसआईटी। देख होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसी को बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, एंड देन हमारा एक होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। फिर होती है हमारी सैनिटी या स्मोक। फिर होता है लोड या पेनिट्रेशन, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। बाकी ये सारी चीजें फंक्शनल टेस्ट, ये सब यूआई टेस्ट, यूआई के अंदर टेस्ट करने के लिए सारी चीज काम होती है। ठीक है, इसकी फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए सारी चीज करते हैं। ठीक है, हर चीज का मतलब होता है जब कोई नया फंक्शनलिटी स्टार्ट होता है उस फंक्शनलिटी को टेस्ट करना है, फंक्शनल टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये होता है जब नया फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से हो सकता है कुछ नए पुराने कोड में इशू हो, तो हम लोग पुराने जहाँ पे क्रिटिकल कोड्स हैं उसकी टेस्ट केसेस लिख करके रखते हैं, और बाद में उसको रीटेस्ट करते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि जो नए कोड की वजह से पुराना कोड हमारा चल रहा हो। यूनिट टेस्टिंग क्या है, छोटे छोटे मॉड्यूल को डेवलपर टेस्ट करके, छोटे छोटे मॉड्यूल को जो है डेवलपर ने डेवलप किया उसको टेस्ट किया। एसआईटी टेस्टिंग होती है जिसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि मल्टीपल मॉड्यूल्स ऐड करने के बाद देखते हैं कि सारा एक साथ काम कर रहा है कि नहीं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है कि इसमें बिजनेस मोस्टली परफॉर्म करते हैं, यूएटी के, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। बिजनेस वगैरह आते हैं, देखते हैं कि जो भी चीज डेवलप हुआ है वो हमारे अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, सैनिटी स्मोक टेस्टिंग उस टाइम पे होती है कि जब हमारा नया कोई बिल्ड हुआ है तो देखते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, और
और स्मोक टेस्टिंग क्या हो कि उस टाइम पे क्या होगा, जब मल्टी आपका सिस्टम स्टेबल हो, कोई बग वगैरह फिक्स करने के बाद हम टेस्ट करते हैं। लोड एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, लोड देखते हैं कि हमारा सिस्टम कितना लोड ले रहा है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सिक्योरिटी वगैरह के लिए काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें अब इसमें देख लो कि स्ट्रिप टेस्टिंग क्या करता है। टेस्टिंग इंडिविजुअल फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग इंटीग्रेशन इंटरेक्शन बिटवीन न्यूली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, ये फंक्शनल टेस्टिंग, टेस्टिंग वेदर कंप्लीट सिस्टम सेटिस्फाइड स्पेसिफिक यूजर कंडीशंस एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर यही होगा कि बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है मॉड्यूल डेवलप हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तबीयत नहीं सही, मेरी गला खराब हो गया है बोलते बोलते, ठीक है। यहाँ पे एफटीपी का है, ठीक है। कंप्रेस मोड एफटीपी, एफटीपी जो है ना दो पोर्ट पे काम करता है, 2021। ये हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए होता है, ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, ठीक है। तो एफटीपी का कंप्रेस मोड हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग को डेटा ज्यादा ट्रांसफर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा इसको कंप्रेस कर देते हैं। तो 100 MB का अगर कोई डेटा है, सो कंप्लीट करके हम लोग 80 MB बना दें, तो मतलब 20 MB सेव किया ना, तो फिर 20 MB में कुछ और डेटा डाल सकते हैं। तो एक अगर मान लो 100 MB कैपेसिटी भेज रहे हैं, 80 कर दिया, तो मतलब 20 और डाल सकते हैं इसमें। तो इस कंप्रेस मोड में वही होता है, ठीक है। तो इसका क्या है कि ट्रांसमिट द डेटा टू कंटिन्यूअस स्ट्रीम विदाउट एफटीपी लेवल ब्लॉक बिजनेस बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं है। It represents the transfer data in the compromised compressed mode while retaining the transfer into the sender। हाँ, यही compressed mode में इसी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। देखो ये फैट है, एक फाइल नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। तो विच फाइल नेम इज वैलिड फॉर शॉर्ट शॉर्ट फाइल नेम। देखो ये फैट का क्या है, फाइल नेम कन्वेंशन है। अभी 8.3 का क्या मतलब हुआ, ये ना स्ट्रिंग बताती है, ठीक है। ये हमारा ना स्ट्रिंग की बात करता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो फाइल नेम का पार्ट है ना, वो क्या बताता है, ये जो फर्स्ट पार्ट हो डॉट के बाद जो पहले आएगा ना, डॉट के पहले है, ये बताता है कि आपका फाइल नेम कितने करेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। फाइल नेम करेक्टर कितने होना चाहिए, नंबर ऑफ फाइल नेम करेक्टर्स। और इसके बाद क्या करता है कि एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितने करेक्टर का होना चाहिए। तो मतलब ये कह रहा है कि फाइल नेम हमारा 8 करेक्टर का होना चाहिए, एक्सटेंशन जो है 3 करेक्टर का होना चाहिए। तो एक्सटेंशन कौन 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 2026 ये सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हटा दो, क्योंकि एक्सटेंशन 3 करेक्टर का होगा, तो ये नहीं हटेगा, हट जाएगा। अब जो फाइल का नाम जो है कितने करेक्टर का, 8 करेक्टर का। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा करेक्टर होगा, क्योंकि ये चीजें 3 है और ये यही करेक्टर है। बाकी देख लोगे सब में 8 9 10 ये कुछ ऐसा होगा। इसमें देखो 9 है, इसमें जो है 9 10 10 11, इसमें 11 है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बी होगा इसको, ठीक है। ठीक है, ये हमारा स्कूल की क्वेरी है कि सेलेक्ट द डिपार्टमेंट, काउंट करना है फ्रॉम द एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। व्हाट डज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट क्लास डू। देखो अब हमें ग्रुप बाय की कॉन्सेप्ट पूछा है, ग्रुप बाय क्या करता है, ठीक है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो जब डिपार्टमेंट है हमारा दिया हुआ है, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकता है, आईटी हो सकता है, सेल्स हो सकता है, ठीक है, एचआर हो सकती है, ठीक है, फाइनेंस का हो सकता है, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल इंप्लॉय होंगे। इसमें मान लो 100 हैं, इसमें मान लो 200 हैं, इसमें मान लो 300 हैं, इसमें मान लो 400 हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट इंप्लॉय ग्रुप है, जब ग्रुप करोगे ना तो मल्टीपल डिपार्टमेंट को ये ग्रुप कर देगा पूरा। अच्छा आईटी में 100 हैं, सेल्स में इतने हैं, ये ग्रुप कर देगा उस तरह का, ठीक है। पूरा डिपार्टमेंट ग्रुप करेगा और उसका काउंट बता देगा, अच्छा इतने 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 काउंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से। अब कह रहे हैं ग्रुप बाई क्या करता है कि इसी एम्प्लॉय की इसी जितने सेम ग्रुप के एम्प्लॉय हैं उसको एक तरह का एक साथ इकट्ठा कर देगा और बता देगा आपको कितने इसके काउंट्स हैं। आईटी में 100 एम्प्लॉय हैं तो उसको एक साथ लिख देगा, ठीक है। तो ग्रुप ही करता है। सॉर्ट ऑल द एम्प्लॉय अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके बाद करेगा कि रिमूव एवरी एक्सेप्ट द फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं करेगा। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ रो हैविंग सेम डिपार्टमेंट, हाँ सही है, सेम डिपार्टमेंट का ग्रुप का रो एक फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। टीआरसी है, टपल रिलेशन कैलकुलस। ठीक, रिलेशन कैलकुलस में दो चीजें होती हैं, टीआरसी एंड डीआरसी। टपल, टपल एंड डोमेन, ठीक है। डोमेन इसमें क्या है कि इसमें ये रो की बात करता है, ये कॉलम की बात करता है, ठीक है। ये रो और कॉलम की बात करता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है टी, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा टपल, इसका टी, टी क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा टपल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, टी। इसके बाद हमारा जो है मान लो कि पीटी, ठीक है। ये पीटी क्या है, पीटी एक तरह का एक कंडीशन है, ठीक है।
कंडीशन की बात करता है पीटी, ठीक है। इस टपल में क्या कंडीशंस लगी, ठीक है। अब देखो, टपल रिलेशन करके एसक्यूएल से क्या है कि एसक्यूएल से क्या डिफरेंसेस है। एसक्यूएल में क्या होता है कि जब कोई चीज हमें देखना होता है, कोई चीज मैं सेलेक्ट क्वेरी लगाऊं एसक्यूएल में, मैं बोलूँ कि मुझे अगर इस चीज के लिए निकालना है एसक्यूएल को, तो फाइंड ऑल द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज जो ग्रेटर देन 500। तो एसक्यूएल क्या करेगा कि कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, इसको कैसे रिट्रीव करना है वो बताता है। और टीआरसी बताता है क्या निकालना है विद बेस्ड ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो कह रहा है एम्प्लॉय, तो इस तरह से अगर आप इस तरह को निकालोगे तो एम्प्लॉय मतलब टपल निकालना है, ठीक है। टपल टी एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉय, ठीक है। टपल टी टोटल एम्प्लॉय निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे फिर दो कंडीशन है, टोटल एम्प्लॉय निकलना है, फिर दूसरा कंडीशन क्या है, टी मतलब टपल डॉट सैलरी, ठीक है, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 5,000 हो, ठीक है। इस तरह से निकालोगे तो ये हमारा टीआरसी जो है इस तरह से काम करता है पूरा, ठीक है। कंडीशंस ये हमारा टपल हो गया और ये हमारे कंडीशंस हो गई टोटल। तो अगर देखो ये एंड का ऑपरेटर है, ठीक है, इस तरह से एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, टी एम्प्लॉय टी एंड टी डॉट सैलरी ग्रेटर देन, हाँ, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ओके, देखो पाइथन का कोड है, तो ये अभी जो है पाइथन का कोड हमने जस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने बोल रहे हैं कि कुछ का 13 होगा, कुछ बोल अनबाउंड लोकल ऑपरेट एरर होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है यही डी है। कैसे है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब किसी फंक्शन के अंदर जब कोई वेरिएबल अगेन हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो लोकल कर रहे हैं। सेम फंक्शन ग्लोबली में डिफाइन किया, सेम वेरिएबल ग्लोबल में डिफाइन किया, सेम वेरिएबल हम लोग लोकल में भी कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो जो रिजल्ट आएगा जब हम डिस्प्ले इसको कॉल करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो ये अपने आप को कंफ्यूज कर देगा कौन सा वेरिएबल काउंट करे कौन सा वेरिएबल ना लें। तो इसलिए ये क्या देगा कि लोकल अनबाउंड लोकल वेरिएबल लोकल अनबाउंड लोकल एरर करके आएगा। इस चीज को सही करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे आप जाके यहाँ पे इसको ग्लोबल पहले डिफाइन कर लो। हाँ, एक्स जो है ग्लोबल से आ रहा है वेरिएबल को, और सेम चीज करोगे तो इसका आउटपुट हमारा 13 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल ट्रिगर से। देखो ट्रिगर हमारा करता क्या है, एक चीज आप समझ लेना। अगर ट्रिगर का मतलब क्या है कि बंदूक देखा है उसमें ट्रिगर होता है, दबाओ गोली फायर। तो ट्रिगर का मतलब ये होता है एसक्यूएल में क्या है कि हमारे पास डेटाबेस प्रोग्राम है, जब एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट होती है, ठीक है, इस कंडीशन को मेट होती है तो वो ट्रिगर होता है और चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट होती है, राइट। ये हमारा अभी अब मैं आपको बताऊं। देखो मैंने भी ट्रिगर लगा रखा है। कहाँ पे लगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देखोगे डेली एक क्विज क्वेश्चन आता है, राइट। क्विज क्वेश्चन आता है, एक दो तीन आठ 10 क्वेश्चन डेली पोस्ट होते हैं, ऑटोमेटिक होता है, वो मैं नहीं पोस्ट करता हूँ। हमारा डेटाबेस से क्वेश्चन पिकअप होता है और ऑटोमेटिक टेलीग्राम बोट हमारा उसको पोस्ट करता है। ये सब ऑटोमेटिक शेड्यूल है। तो किस किस टाइम पे आप देखोगे, एक पैटर्न देखोगे ना उस चीज को, तो आपको एक चीज दिखेगी कि सेम टाइम पे पोस्ट हो रहा है सारे क्वेश्चंस। अगर आप डेली का देखोगे 10 क्वेश्चन पोस्ट हो रहे हैं, तो कोई 7 बजे पोस्ट हो रहा है, कोई 10 बजे हो रहा है, कोई 12 बजे, इस तरह से टाइमिंग है उसकी। तो नेक्स्ट डे भी सेम ही टाइम पे क्वेश्चन पोस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखे, ट्रिगर कर रखा है कि जब ये कंडीशन मेट हो, तो कंडीशन क्या है कि टाइमिंग 8 बजे या 7 बजे या 12 बजे, जितने भी 4 5 टाइमिंग मैंने दे रखी है, 8 10 टाइमिंग दे रखी है उसमें। तो जब जब ये टाइमिंग ट्रिगर होगा, ये कंडीशन मेट होगा, तब तक हमारा क्वेरी जो है ट्रिगर होगा और हमारा जो है स्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट होगा और देन क्वेश्चन पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि एसक्यूएल में करने के लिए क्या करना है, करेक्टली रिप्रेजेंट द डाटा स्ट्रक्चर्स ऑफ एसक्यूएल ट्रिगर, ठीक है। द क्रिएट अ ट्रिगर नेम अल्टर आफ्टर इवेंट ऑन अ टेबल, ठीक है। सही है कि टेबल ट्रिगर क्रिएट करना है, कब करना है, जब कोई इवेंट अकर हो उस टेबल पे, तो हम ट्रिगर करेंगे और देन अलर्ट और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा यही है, ठीक है। देखो बिफोर इवेंट से पहले ही, जब कोई इवेंट ही नहीं हुआ उससे पहले आप ट्रिगर कैसे कर रहे हो, अल्टर दैट इवेंट है, क्रिएट द टेबल ट्रिगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डिफाइन द ट्रिगर, ठीक है। तो ये सारी चीज गलत करेक्ट आंसर ये होगा। सो ये हमारा आज का पूरा कंप्लीट लेक्चर था, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा आज इवनिंग तक, ठीक है। सो कल हो सकता है एक और लेक्चर लेके आऊँ। आप लोग पढ़िए जितना अच्छे से पढ़ सकते हो। मेरी टीम और हम लोग जितना भी हो सकता है मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं बात करने के लिए। नो डाउट कि जानता हूँ कि इशू है, प्रेशर कभी कभी फील होता है, मुझे भी होता था। जब मैं मुझे खुद सेल्फ डाउट होता, पता नहीं हो पाया नहीं हो पाएगा।
बट याद रखना, जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए ना, या प्री भी निकल गया आपका ना, आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा अब मैं निकाल लूंगा। ठीक है, और आप सच में निकाल लोगे। तो अपने आप पे बिलीव करिए, जितने प्रिपरेशन किया हुआ है आप लोग उस पे बिलीव करिए। मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लास्ट मिनट तक मेहनत करना है, कुछ नहीं सोचना है कितना आएगा, बिल्कुल चिल माइंड से जाना। एग्जाम से देने से पहले 10 से 20 मिनट पहले एटलीस्ट एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना, रिपोर्टिंग से पहले, सो दैट कि आप आराम से अपने बैग वगैरह बाहर जमा कर सकते हो। ठीक है, जिसके जिसके जहां भी सेंटर पड़े हैं उसके हो सकता है बाहर कुछ पेड वाले बैग वाले भी हों, कुछ अंदर है, जहां भी आपको सुटेबल लगे वहां आप लोग अपना बैग जमा करना, अंदर जाना। अच्छे से 1 1.5 घंटे टाइम मिलता है आपको, वहां बैठना, रिलैक्स होना, पानी वानी पी लेना, वॉशरूम वगैरह चले जाना। ठीक है, रिलैक्स होना, सारे बायोमेट्रिक वगैरह करवा के एकदम कंफर्टली सिट होना। हो सकता है कि आप आंख बंद करके अपने टेबल पे ही थोड़ी देर तक नैप ले लो। ठीक है, एग्जाम शुरू होगा, आराम से एक एक क्वेश्चन करना, कोई टाइमिंग नहीं, इशू नहीं रहेगा आप लोग को। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नहीं लग रहा है तो आपको बस स्किप आउट कर देना है, क्योंकि आपको 25 आउट ऑफ 25 नहीं करना है। ठीक है, आपको बस उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने आपको आते हैं, राइट। और उसमें भी याद रखना कि जब कभी 50 60% का आया, तो जब भी 60 से 70% की चांसेस हो, तो अगर आपको लग रहा है 70% है तो आप चांस एक बार ले लेना। ठीक है, बट इससे कम अगर चांसेस लग रहे हैं कि करेक्ट होने का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कुछ चीज को गेस मार्क मत करना, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो आपके नंबर्स बहुत कटेंगे। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल कि आज का ये रहा पूरा। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।